हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की आज की हमारी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेट में। कल की क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस किए थे और आज की क्लास में वो जो बाकी के 10 क्वेश्चन हैं उनको हम करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो सिलेबस है वो अब आपका कंप्लीट होने वाला है। तो अब आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करके चलना है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उनको कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपकी क्लासेस चली हैं तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि कमेंट में जवाब देते थे कि हाँ मेरे इतने प्रश्न सही हुए हैं या इतने प्रश्न गलत हुए हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे जो है मैंने देखा कि 10-20 दिनों से जो है कि कोई 1 या 2 लोग ही बता रहे हैं कि मेरे इतने प्रश्न सही हुए हैं या इतने प्रश्न गलत हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों से मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि शायद आप लोग को जो प्रश्न हो रहा है या जो आप प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है दिक्कत हो रही है कि प्रश्न आपके सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी का मैं एक सोल्यूशन लेके आई हूँ जो मेरा व्यवहारिक तरीका है, जो जिसको मैंने अप्लाई किया था अपने स्टडी के दौरान और मैं अब भी उसको अप्लाई करती हूँ। ठीक है, अपना स्टडी में तो सेम चीज़ों को मैं आपको बता रही हूँ कि क्या चीज़ है। जैसे क्या होता है, आपको पता है कि स्टडी के दौरान जब हम क्वेश्चंस करते हैं या जब क्लास करते हैं और वो जो क्या होता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि शायद मेरे से तो निकलेगा नहीं एग्ज़ाम। इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आती हैं, मेरे माइंड में भी आती हैं और सबके माइंड में आती हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो नेगेटिविटी आती है दिमाग में कि छोड़ दें, ये करिए वो करें, बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, तो इसी का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे इन सारी चीज़ों को हल करना है। और स्टडी के दौरान, पढ़ाई के दौरान बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, नहीं हो रहा है छोड़ दो, कोई बात नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो उसका भी सॉल्यूशन है, और हो रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर उसके बाद भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, स्टडी में क्या होता है कि एक लंबा समय लगता है। जब इस क्लासेस में लंबा समय आप देते हैं तो क्या होता है कि हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी ऐसा आप 1 हफ्ता पढ़ के देखिए, आप 1 हफ्ते पढ़ने के बाद आपको लगेगा यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आप किसी दूसरे सोर्सेस की तलाश में लग जाते हैं। एक सेटिस्फैक्शन चाहिए माइंड को, एक क्या होता है कि सेटिस्फैक्शन चाहिए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ या जो कर रही हूँ वो बेटर है ना, ये दिमाग में क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन सभी के माइंड में आते हैं, आपके माइंड में भी आते हैं, मेरे माइंड में भी आते हैं, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके माइंड में इस तरह के डाउट्स होते हैं। और ये सारी चीज़ें सभी को परेशान करती हैं, आपको भी परेशान करेंगी, मेरे को भी परेशान करेंगी, चाहे जो भी स्टूडेंट लाइफ में होता है सबको परेशान करती हैं। फ्यूचर को लेकर परेशानी हो जाती है कि यार पता नहीं क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा हो। ठीक है, तो उस तरह के माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इन सारी चीज़ों से फ़िलहाल में बचना है, स्टडी पे फोकस करना है। ठीक है, अब आपको एक जो मैंने बताया आपको कि क्या, जैसे प्रश्न अगर आपके जो चीज़ें समझ में नहीं आते तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उसी टाइम पे होता है। तो उस टाइम के लिए जो मेरा सोल्यूशन है मैं वही आपको बता रही हूँ कि मैं क्या करती थी। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, जैसे आपको पता है कि आपकी जो सुबह की क्लास होती है, ठीक है, आपकी जो थियरी की क्लास हुई, शाम को उसका आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेट मिलता है। सेम चीज़ें सारी क्लासेस में होती हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम या इंस्टीट्यूशन में जाइएगा तो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, और उसका प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। प्रैक्टिस सेट कराने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ क्लास को अटेंड कर लेना है। मैं आपको बार बार बताया कि जब भी आप पढ़ें तो पेन कॉपी लेके पढ़ें। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठिएगा तो वो अलग विजन होता है आपको, और आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या कुछ आपको नोट करना है तो नोट कर लें। अगर आप लोग, मैं बता दूं कि अगर आप लोग सिर्फ वीडियोस को देखते हैं, ऐसे देखकर और ख़त्म कर देते हैं, आप पेन कॉपी लेकर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते या क्यों गलत हुआ या ऑप्शन नहीं लिखते हैं उसके, तो ऐसा मत करिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप भले क्लास मत देखिए, कोई इशू नहीं है, क्लास को अटेंड ही मत करिए। जब आपको सिर्फ देखना है तो क्लास को बिल्कुल अटेंड मत करिए। मैं बार बार कह रही हूँ, मत अटेंड करिएगा। अगर आपको अच्छे से पढ़ना नहीं है तो क्लास अटेंड मत कीजिए, क्योंकि इसका एक रीज़न है। बाद में आप कहेंगे कि मैम हमने तो प्रैक्टिस सेट भी किए थे, क्लासेस भी किया था, बट मेरा एग्ज़ाम निकला नहीं। तो ना निकलने का रीज़न भी आप ही हैं। सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड तो करा दूंगी, लेकिन आपको पढ़ना तो आपको है ना, मेरे को थोड़ी ना पढ़ना है। मुझे एग्ज़ाम नहीं देना, मुझे एग्जामिनेशन हॉल में जाके नहीं बैठना है। पढ़ेंगे आप, एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। वीडियो का कोर्स पूरा कर देने से, या आपने डेली क्या किया कि क्लास खोल दिया, ऐसे क्लास खोल के आप देख रहे हैं, बस आपकी आंखें चल रही हैं और आपकी आंखें सिर्फ उसको रीड कर रही हैं, रीड भी नहीं कर रहा, आपका दिमाग कहीं और गया है, कहीं और लगा हुआ है, आप कोई और काम कर रहे हैं, आप वीडियो चल रही है
या आप क्लासेस को चुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे एक प्रॉपर क्लास में, जैसे ऑफलाइन एक क्लास होती है, उसमें हम एक्टिविटी नहीं करते हैं, पेन कॉपी लेकर बैठे रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो सेम माहौल बना के बैठ के पढ़िए। जब भी आप पढ़िए तो पेन कॉपी लीजिए, पहला प्रश्न आ रहा है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि पेन कॉपी लीजिए और पहले का ऑप्शन आप आंसर लिखिए। लेकिन आप लोग करते नहीं हैं, इसका तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोशिश करिए कि जब भी आप क्लास अटेंड करें तो पेन कॉपी लेके बैठिए, ताकि आपका जो डिस्ट्रैक्शन है ना, आपका दिमाग कहीं और ना लगे। जैसे ही दिमाग कहीं और लगेगा, एक भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा, एक भी थियोरी की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है, एक भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, जो लोग क्लास तो अटेंड करते हैं, जैसे क्लास अटेंड किया, पूरा फोकस भी रखा, लेकिन क्या हुआ कि उनको समझ में चीज़ें नहीं आ रही। तो सभी को समझ में नहीं आती है चीज़ें। पहली क्लास आप अटेंड करेंगे तो पहला क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं, जब पहली बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें अटेंड जो होता है समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को समझ में नहीं है, सबको, सभी के साथ ऐसा होता है। 100% चीज़ों में से 10% पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो 10% से 20% की चीज़ें ही हमारे दिमाग में आती है, बाकी 80% से 90% गायब रहता है, ठीक है। सभी के साथ ऐसा होता है। तो आपको करना क्या है ये मैं बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आज आपने जो क्लास आज की सुबह की आपने क्लास लिया, थियरी की क्लास ली, सब्जेक्ट नॉलेज की क्लास ली, या कोई भी क्लास ली, सुबह की आपने जो क्लास ली उस क्लास को किया। फिर उसका प्रैक्टिस सेट जो आया शाम को, उस प्रैक्टिस सेट को करना है, और उस प्रैक्टिस सेट को आपको एनालाइज करना है। सिर्फ देखना नहीं है, क्वेश्चंस को लिखिए, सॉल्व करिए, उसको एनालाइज करिए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कौन कौन से आपके प्रश्न सही हुए हैं, क्यों सही हुए हैं, और जो प्रश्न गलत हुए हैं क्यों गलत हुए हैं, क्या आपने कुछ पॉइंट मिस कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि जब आप इसको एनालाइज करेंगे, फिर आप थ्योरी की क्लास पे जाइए, फिर से दोबारा थ्योरी की क्लास पे जाइए और फिर उस चीज़ों को देखिए। और फिर दोबारा जब आप उस क्लास को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो नोट्स में क्या क्या चीज़ें मिस कर दी, क्या क्या आपने नोट नहीं किया अपनी कॉपी में, क्या क्या क्वेश्चन, किन किन मेन टॉपिक से प्रश्न बने और किन किन जो प्रश्नों को आपने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो इसका जब आप ऐसे एनालाइज करते हैं, जैसा मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं ऐसे ही एनालाइज करती हूँ कि मान लीजिए मैंने कोई पढ़ा और उसका फिर प्रैक्टिस सेट किया, फिर प्रैक्टिस सेट को एनालाइज किया, फिर दोबारा क्लास पे आई या बुक पे आई अपने और फिर उसको पढ़ा, तो फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे छूट गए थे, मैं फिर से अपनी कॉपी में उसको अलग क्लास नोट्स में उसको ऐड करती हूँ। और फिर जब मैं क्वेश्चंस करूँगी तो मेरे जो क्या होता है, क्वेश्चंस की जो संख्या होती है, सही होने की संख्या क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। तो मैंने एक क्वेश्चन में मैंने मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से मुझे 4 ही प्रश्न मेरे बने, ठीक है, 16 प्रश्न नहीं बने। तो जब मैं फिर से क्लास पे जाती थी या अटेंड करती थी, जो फिर से क्लास पे रिटर्न आया, फिर मैंने फिर से देखा चीज़ों को और फिर से समझने की कोशिश की, फिर से नोट्स बनाए, रिवाइज किया उसको, नोट्स को, तब देखो तो मेरे जो प्रश्न होते थे वो धीरे धीरे उनकी जो संख्या होती थी ना, 8-10 बढ़ जाती थी। तो इस तरह से ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत ही कारगर साबित हुआ मेरे लिए। तो आप भी इस तरह से पढ़ सकते हैं। जब भी कोई क्लास अटेंड कीजिए, उसका प्रैक्टिस सेट कीजिए, चाहे आप सब्जेक्ट नॉलेज की हो, रीजनिंग की हो, थियरी की, किसी भी क्लास की, जो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आप करते हैं, जो भी क्लास आप करते हैं, ये सारे फील्ड में अप्लाई होता है। आप चाहे किसी भी चीज़ की अन्य प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस चीज़ को अप्लाई करके देखिएगा, आपको बेनिफिट जो है नज़र आएगा कि आपको कितना ग्रोथ हो रहा है। 2 गुना ग्रोथ होता है इसमें, डबल आपको रनअप में आप चलेंगे इसके, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे आप जो है अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और जब जैसे जैसे आपके प्रश्न सही होने लगेंगे ना, आपका जो स्ट्रेस है वो कम होता जाएगा और जो आपको एग्ज़ाम के लेकर जो आपका जो कॉन्फिडेंट है वो बढ़ेगा, ठीक है। आप इसको अप्लाई करके देखिएगा और फिर मुझे बाद में 1-2 दिन बाद आके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने ग्रोथ को महसूस किया, कि आपको दिख रहा है कि ग्रोथ हो रहा है या नहीं। आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, जो मेरी क्लास है, जो जिस तरह के इस तरह के मैंने इसको अप्लाई किया तो आप मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसको अप्लाई करें और उसके बाद आप मुझे कमेंट में कि आप खुद आकर कहेंगे कि हाँ, मैं ये थ्योरी काम कर गई है, ठीक है। तो ये पढ़ाई के कुछ तरीके होते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं चीज़ों को, ये बहुत डिपेंड करता है हमारी सक्सेस पे, ठीक है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपके पढ़ने के तरीकों में स्मार्ट स्टडी होती है, एक हार्ड वर्किंग होता है, एक स्मार्ट स्टडी होती है। तो हार्ड वर्किंग के साथ साथ हमें स्मार्ट भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग के साथ साथ अगर आप स्मार्ट वर्किंग नहीं करेंगे तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें बातें थी जो मुझे आपको बताना था।
मुझे लगा कि क्योंकि क्लासेस ख़त्म हो रही हैं तो पहले मैं बता दूंगी, ताकि आपको जो चीज़ें हैं बाद में, क्योंकि आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम डेट आया नहीं है, तो आपके पास चांसेस है चीज़ों को रिवाइज वगैरह करने की। और रिवीजन की मैं बात कर दूं कि जब भी आप किसी चीज़ को क्या करिए पढ़ते हैं तो कम से कम 3 बार उसको ज़रूर पढ़िए। इसका एक रीज़न होता है, ठीक है। 3 बार पढ़ने का जैसे मेरा शेड्यूल का था, जैसे मुझे कुछ चीज़ रिवाइज करनी होती है तो मैं क्या करती थी, उसका एक शेड्यूल बनाती थी। जैसे आज मैंने जो पढ़ा उसको मैं कल नहीं पढ़ूंगी, आज मैंने जो नोट्स बनाए उसको फिर से एक बार आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, दूसरा एक दिन गैप छोड़ के तीसरे दिन मैंने उसको फिर रिवाइज किया, ठीक। उसके बाद क्या किया, 7 दिन बाद फिर से उसका मैं एक बार रिवीजन करती थी और फिर 1 महीने बाद उसका रिवीजन करती थी। तो आज आपने जो नोट्स बनाया है उसको कल, आज नोट्स बनाया तो कल छोड़ के परसों उसको रिवाइज करिए, फिर 1 हफ्ते बाद उसको रिवाइज करिए और फिर 1 महीने बाद आप रिवाइज करिए, तो आपको दिखेगा कि आप एक भी चीज़ों को क्या करेंगे, भूलेंगे नहीं। ये मेरा तरीका है, मैं आप इस तरह से जो चीज़ों को याद करती हूँ और इसी को अप्लाई करती हूँ अपने स्टडी पे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको बेनिफिट नज़र आएगा, ठीक है। तो ये रही सारी बातें। चलिए बस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। शायद आप बोर हो गए होंगे इतना लेक्चर सुन के, ठीक है, बट कोई बात नहीं है, ज़रूरी है तो लेक्चर भी देना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, हमने जो 10 किया था उसमें से 10 ये बाकी के बचे हुए हैं, उसको आज मैं करा रही हूँ उसमें, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खर्चों को ट्रैक करने का सबसे सरल तरीका नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि खर्चों को ट्रैक करने का तरीका नहीं है पूछ रहा है। तो नोटबुक और रजिस्टर में लिखना, एक मोबाइल ऐप का उपयोग करना, एक स्प्रेडशीट का उपयोग करना, या केवल अपने मन में खर्चों को याद रखना। तो आपको पता है कि ये जो तरीके हैं, ये तीनों तरीके हैं जिससे क्या किया जाता है, अपने खर्चों को ट्रैक किया जाता है। लेकिन जो तरीका नहीं है वो क्या है कि केवल मन में खर्चों को याद रखना। आप खर्चों को याद ही नहीं रख पाएंगे, 1-2 दिन के खर्चे को आप याद रख पाएंगे, लेकिन पूरे महीने के खर्चों को आप याद रख सकते क्या, तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसलिए आपका जो डी होगा इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। केवल अपने मन के खर्चों को याद रखना यह अविश्वसनीय तरीका है, क्योंकि आप विवरण भूल सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हम रैपिड फास्ट में चलेंगे, ठीक है। किसी परिवार के लिए बिजली का बिल डैश खर्च है। तो एक निश्चित खर्च है, अपरिवर्तनीय खर्च है, आपातकालीन खर्च है, या निवेश यानी इन्वेस्टमेंट हो। तो आपको पता है कि जो बिजली का बिल होता है वो अपरिवर्तनीय होता है, यानी वेरिएबल्स होता है, वो एनी टाइम बदलता रहता है। आपका इस महीने का बिल कुछ और आएगा, अगले महीने का बिल कुछ और आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसका जो है एनालाइज नहीं करेंगे चीज़ों को, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को देखा और आपको भी पता है कि ये बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। कह रहा है कि यदि आप एक परिवार के बजट बना रहे हैं तो स्कूल फीस किस प्रकार के खर्च में आएगी, अपरिवर्तनीय आएगी, अप्रत्याशित आएगी, निश्चित आएगी, या गैर आवश्यक। तो मैंने बताया था कि ये निश्चित में आएगी, यानी फिक्स्ड खर्च होते हैं। स्कूल फीस हर महीने तो बदलती नहीं है, ठीक है, 1 साल या 2 साल पे वो चेंज होती है, ना कि हर महीने। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में बजट कैसे महत्व रखता है, मदद करता है। बजट जो है वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे मदद करता है। तो केवल अपने खर्चों को, तो यहाँ पे केवल वाले जितने भी है ना काट दीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका ऐसे ही राइट जवाब होगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पैसा आवंटित करने में मदद करना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। मैंने बताया था कि जितने केवल वाले प्रश्न होते हैं लगभग गलत होते हैं, हालांकि एक प्रश्न आपने देखा था अभी ऊपर वो सही हुआ, तो मैंने बताया था कि 1% चांस होता है कि प्रश्न सही हो जाए आपके। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रभावी बजट की समीक्षा कितनी बार करनी चाहिए, यानी जो बजट आप बनाते हैं उसकी जो समीक्षा है कितनी बार करनी चाहिए। तो 1 साल में 1 बार करनी चाहिए, जब आपके पास पैसे की आवश्यकता हो तब करनी चाहिए, या नियमित रूप से जैसे कि मासिक या त्रैमासिक, या कभी नहीं। तो आप अगर जो बजट बनाते हैं उसका मासिक या त्रैमासिक यानी 1 महीने या 3 महीने में जब आप उसकी समीक्षा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको खर्चों में थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि कुछ मदों में क्या हो, ज़्यादा पैसे की आवश्यकता और कुछ में कम हो, तो वैसे करके हम उसकी समीक्षा करके उसमें घटोतरी बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तो बजट बनाना और खर्चों का रिकॉर्ड रखने के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो वे एक दूसरे के विरोधी होते हैं, या खर्चों का रिकॉर्ड रखना बजट बनाने के लिए एक डेटा प्रदान करता है, या बजट बनाना केवल आय से संबंधित है जबकि खर्चों का रिकॉर्ड रखना केवल खर्चों से, और वे दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो आपको पता है जो बजट बनाना अलग चीज़ है और खर्चों का रिकॉर्ड रखना जो क्या होता है अलग है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। दोनों को क्रक्स निकाल के एक चीज़ में लेकर आया जाता है। तो खर्चों का रिकॉर्ड रखना बजट बनाने के लिए एक डेटा प्रदान करता है। तो जब आप खर्चों का रिकॉर्ड रखते हैं तो क्या होता है कि उस डेटे का उपयोग करके आप अगले महीने की बजट को तैयार
कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बचत यानी सेविंग्स बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? क्योंकि यह भविष्य के लिए पैसा है, यह आपातकालीन स्थितियों के लिए एक सुरक्षा प्रदान करता है, या यह केवल निवेश के लिए है, या वित्तीय लक्ष्यों से संबंधित है। तो आपको पता है जो बचत होती है वो आपातकालीन स्थिति के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करती है, यानी जो जब भी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें आपको अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता हो, तब अगर आपके पास बचत है तो आपको लोन वगैरह या कर्ज वगैरह लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिवर्तनीय खर्च यानी वेरिएबल्स एक्सपेंसेस का उदाहरण है? तो बीमा प्रीमियम है, कार का भुगतान है, सिनेमा टिकट और मनोरंजन है, या स्कूल फीस है। तो आपको पता है कि जो मनोरंजन और सिनेमा टिकट्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। किसी महीने आप 2 बार 3 बार मूवी देखने चले गए या मनोरंजन के लिए चले गए, किसी महीने 10 बार भी गए और किसी महीने 1 बार भी नहीं गए। तो ये वेरिएबल्स हैं, ये बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि आप अपने मासिक बजट में अधिशेष यानी सरप्लस पाते हैं तो आप इस अतिरिक्त पैसे का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो इसे अपनी इच्छा अनुसार खर्च करके, या इसे अपनी बचत में जोड़ना, या निवेश करना, या इसे उधार देना, या इसे छुपा कर रखना। तो जो सबसे अच्छा तरीका होता है उसको क्या करना, अपनी बचत को जोड़ना और उसमें इन्वेस्टमेंट करना, या जैसे फिक्स डिपॉजिट करा देना या बैंक में जमा करा देना, ताकि उस पर कुछ अतिरिक्त इंटरेस्ट रेट आपको मिले और वो पैसा बढ़ता रहे। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट बनाना और खर्चों का रिकॉर्ड रखने का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो अमीर व्यक्ति बनना है, ऋण चुकाना है, या अपने वित्त पर नियंत्रण रखना और वित्तीय शांति प्राप्त करना है, या केवल रिकॉर्ड रखना है? तो जिसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अपने वित्त पर नियंत्रण रखना और वित्तीय जो शांति है उसको प्राप्त करना। ठीक है। बजट जब बनाते हैं तो जो खर्चे वगैरह होते हैं उसका रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको पता चलता है कि कहाँ पे कितनी चीज़ें खर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है। इससे एक संतुलन भी बना रहता है चीज़ों का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा सी होगा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है। तो ये बाकी के जो 20 प्रश्न जो होते थे उसमें से 10 प्रश्न बचे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कवर कर दिया है। 1 से 2 दिन और आपकी क्लास होगी। ठीक है। और उसके बाद जो होगा उसको फिर से हम रिवाइज करेंगे, यानी जो प्रैक्टिस सेट होगा मिक्स, यानी सारी जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस सेट होंगे। ये आपको पता है कि ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट से। ठीक है। तो अब क्या होंगे कि जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से मिक्स प्रैक्टिस सेट चलेंगे, यानी जितने भी आपका सिलेबस का पार्ट है उन सभी से मिक्स प्रश्न आएंगे। ठीक है। उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो ये रही आज की आपकी क्लास। अगर आपको आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सही मार्ग पर लेके जाना है, ना कि भटकाना। ठीक है। आपके सक्सेस में ही मेरी सक्सेस भी छिपी हुई है। इतना मैं मेहनत कर रही हूँ सिर्फ किस लिए कि आप भी सक्सेस हो। आप अगर सक्सेस हुए तो उसमें मेरी सक्सेस भी है। ठीक है। तो पढ़ते रहिए, कोई भी स्ट्रेस ना लीजिए। ठीक है। चीज़ों को जितना अच्छे से हो सके करने की कोशिश कीजिए। आपकी पूरी फैमिली आपकी तरफ देख रही है कि आप कब सक्सेसफुल होंगे। ठीक है। आपके माता पिता आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि मेरा बच्चा या बच्ची जो है पढ़ रही है तो सक्सेस हो जाए। कोई भी चाहता है अपने पेरेंट्स के मेरे जो बच्चे हैं कम से कम वो सक्सेसफुल हों, ताकि जो उनकी जो वर्तमान स्थिति है उसमें सुधार हो। ठीक है। तो कम से कम पेरेंट्स के लिए ही सही मेहनत ज़रूर कीजिए अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है। जो भी आप काम करते हैं उसमें मेहनत करिएगा, सही लक्ष्य में मेहनत करिएगा तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।